दिन 13 दिसंबर साल था 2001। दिल्ली में यह हर रोज की तरह एक सामान्य दिन था और संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। कश्मीर और एलओसी पर बढ़ रहे धमाकों के मद्देनजर आतंकवाद से पार पाने के लिए पीओटीबी यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल को पेश किया जा रहा था। विपक्ष एकजुट होकर अटल बिहारी वाजपेयी से इस्तीफे की मांग कर रहा था और भाजपा सरकार पर आरोप था देश के साथ गद्दारी का, कारगिल युद्ध का और शहीद हुए उसमें सैनिकों की डेड बॉडीज के लिए अमेरिका से खरीदे गए ताबूत में घोटाले का। संसद में बहस गर्म थी और पीओटीबी बिल पेश नहीं किया जा सका। संसद की कार्यवाही 45 मिनट में स्थगित कर दी गई। वक्त था 11:20। तमाम सांसद संसद भवन से बाहर निकल चुके थे। नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में गैर मौजूद थे। कुछ सांसद ऐसे थे जो सेंट्रल हॉल में बातचीत में मशगूल थे तो कुछ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे थे। कुल मिलाकर सियासी तनाव से अलग माहौल खुशनुमा ही लग रहा था। घड़ी की सुई 20 मिनट का रास्ता तय कर चुकी थी। संसद के बाहर एक एम्बेसडर कार आकर रुकती है। दरवाजा खुलते ही गाड़ी में से 5 बंदूकधारी आतंकवादी बाहर निकलकर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से संसद गूंज रहा था और सांसद छुपने की जगह तलाश रहे थे। आतंकवादियों का मकसद था अंदर फंसे सांसदों को बंदी बनाना। ये लोग अब अंदर जाने के लिए गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ने लगते हैं। मतलब साफ था, जिस आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए सरकार संसद में नया बिल पेश करने जा रही थी, अब वही आतंकवाद संसद की दहलीज पर खड़े थे। सारे के सारे बड़े नेता इन आतंकवादियों की पहुंच से बस एक कदम दूर थे। आगे क्या हुआ था? सांसदों को बंदी बनाकर ये क्या करने वाले थे? सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये वहां तक पहुंचे कैसे, इस हमले की प्लानिंग कैसे और कहां की गई। इन्होंने संसद की 3 लेयर सिक्योरिटी को कैसे चकमा दिया। कई महीनों तक दिल्ली रहकर किए गए इस हमले की भनक इंटेलिजेंस को क्यों नहीं लग पाई। आइए जानते हैं स्टोरीज अनटोल्ड में पार्लियामेंट अटैक की वो कहानी जो समय के दायरों से बाहर आकर आज भी झकझोर देती है। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour, दुआबगाह की सरजमी पर एक ऐसा शख्स जन्म लेता है जो भारत की संसद की दीवारों पर गोलियों की बौछार कर दुनिया के सबसे घातक हमले को अंजाम देता है। बारामुल्ला जम्मू कश्मीर के जिले सपोर शहर के करीब एक गांव का नाम है और मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अफजल गुरु की। 1969 में जन्मा अफजल 1988 तक अपनी स्कूली शिक्षा सोपोर से पूरी कर चुका था और उसी साल झेलम वैली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहा था। अफजल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और कॉलेज में भी उसके साथ कई तरह का भेदभाव किया जाता था। नतीजतन अफजल गुरु 1 साल के अंदर ही कॉलेज छोड़ देता है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते तल्ख थे और ये समय कश्मीर में अलगाववाद तेजी से बढ़ता हुआ देख रहा था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF युवा कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर भारत के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर रहा था। JKLF के लिए काम कर रहे थे 2 युवा, कश्मीरी लोगों को ढूंढकर उन्हें आतंकवाद के लिए तैयार कर रहे थे। ये 2 युवा थे यासीन मलिक और हमीद शेख। अफजल गुरु इन दोनों की नजर में आ चुका था। यासीन और हमीद को लगा कि लड़का पढ़ा लिखा भी है, आगे चलकर बहुत काम आ सकता है। धीरे धीरे इन्होंने अफजल गुरु से संपर्क करना शुरू किया और कई मुलाकातों के मुकम्मल होने के बाद अफजल गुरु इनके लिए काम करने को राजी हो ही गया। यहाँ से शुरू हुआ संसद हमले का पहला अध्याय। अफजल गुरु को राजी करने के ठीक 1 साल बाद 1990 में यासीन मलिक उसे ट्रेनिंग के लिए POK के मुजफ्फराबाद में भेज देता है। role did he play? I mean, what? He's the man who sent them here. 3 महीने की पुख्ता ट्रेनिंग के बाद एक AK-47 और 10,000 रुपयों के साथ अफजल कुछ और लड़कों के साथ भारत वापस आता है। लेकिन जैसे ही अफजल गुरु भारत लौटा, भारत के सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि एक पूरा बैच POK में ट्रेनिंग लेकर हथियारों के साथ कश्मीर में घुस गया है। सुरक्षा बल एक के बाद एक गिरफ्तारियां शुरू कर देता है। अफजल के परिवार वाले आने वाले डर को अपनी चौखट पर साफ देख पा रहे थे। वो जानते थे एक दिन अफजल की बारी भी आएगी और वह भी पकड़ा जाएगा। अफजल के घर वाले निर्णय लेते हैं और अफजल को उसके चचेरे भाई शौकत के घर भेज देते हैं, जो राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहता था। और इस तरह अफजल गुरु दिल्ली दाखिल हो जाता है। अफजल अब कट्टरवादी और अलगाववादी गतिविधियों से दूरी बना लेता है और अपनी छूटी हुई पढ़ाई दोबारा शुरू कर देता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में एडमिशन लेता है। अब अफजल और शौकत साथ में रहकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं।
बारामुल्ला का रहने वाला एक और शख्स इनके साथ रहने लगता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी भाषा पढ़ाया करता था। वो शख्स था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी। ये तीनों एक ही जगह से थे, एक ही यूनिवर्सिटीज में थे, सो उनकी दोस्ती भी गहरी थी, इतनी गहरी कि तीनों ने संसद पर हमले की साजिश रच दी। वक्त आया 1993 और 94 का। अफजल ग्रेजुएट हो रहा था और इसी समय जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक अभियान चलाया हुआ था, जिसमें भारत के खिलाफ लड़ने वाले युवा कश्मीरियों को अलगाववादियों को सरेंडर करने के बाद एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया जा रहा था। अफजल के घर वाले भी अफजल को सरेंडर करवाकर उसका नाम अलगाववादियों की फहरिस्त से हटवाना चाहते थे। अफजल दिल्ली से कश्मीर अपने घर बुलाया जाता है और वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीमा पार से लाए गए सभी हथियारों को सुरक्षा बलों को जमा करा देता है। सरेंडर करने के बाद उसी साल 1994 में वो दिल्ली वापस आ जाता है। दिल्ली पहुंचकर वो मेडिकल डिवाइसेस से जुड़ा हुआ अपना छोटा सा एक बिजनेस शुरू करता है। 2 साल तक काम करने के बाद उसको लगता है क्यों ना ये काम अपने घर से ही किया जाए। साल 1997 में अफजल अपने होम टाउन जाता है और वहां मेडिकल और सर्जिकल डिवाइसेस का सप्लायर बन जाता है। अब अफजल अपने होम टाउन में रहकर ही मेडिकल डिवाइसेस की सप्लाई करने लगा था। कई सालों तक काम करने के बाद आती है तारीख फरवरी 2001। इस दिन अफजल श्रीनगर के लाल चौक पर एक दुकान में सर्जिकल सामान की सप्लाई कर रहा था। तब उसकी मुलाकात अनंतनाग के रहने वाले तारिक अहमद नाम के व्यक्ति के साथ होती है। तारिक अफजल को सारी बातें बताता है। कश्मीर के हालात पर उन दोनों में काफी देर तक बात चलती है। मुलाकातों का सिलसिला ताल्लुकातों में तब्दील हो रहा था और उनकी दोस्ती गहरी हो रही थी। यहां से अफजल की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। एक दिन अफजल और तारिक दोनों श्रीनगर के बटामलू मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और इसी बीच तारिक अफजल को एक सच्चाई से रूबरू कराता है और कहता है, मैं पाकिस्तान में रहता हूं और जैसे मोहम्मद के लिए काम करता हूं। अफजल की हैरानी थोड़ी देर तक उसके चेहरे पर रुकती है। तारिक उसे समझाता है, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो सबसे पहले तुम अपने लोगों के लिए लड़ रहे होगे, हम तुम्हें आर्थिक मदद भी देंगे। आखिरकार तारिक अफजल को जैसे मोहम्मद में शामिल होने के लिए मना ही लेता है। तारिक अफजल को सीधे जैसे मोहम्मद में सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा के पास ले जाता है। I basically met Mr. Tariq. There's a Tariq. गाजी बाबा मूल रूप से पाकिस्तान का था, लेकिन उसने कश्मीर में कई अलग अलग पहाड़ों में अपना ठिकाना बनाया हुआ था और इसी तरह उसका एक ठिकाना जम्मू और कश्मीर के पहलगांव के अड़ू हिल्स पर हुआ करता था। अब अफजल के वहां पहुंचने के बाद गाजी बाबा आते हैं और मीटिंग शुरू होती है। अफजल पहले से ही दिल्ली में रह चुका था, उसे दिल्ली की जानकारी अच्छी थी, इसलिए गाजी बाबा उससे कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग दिल्ली में फिदायीन हमला करने आएंगे, तुम्हें बस उनके रहने का इंतजाम करना होगा और अगर तुमने ये सही से किया तो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और काम हो जाने के बाद तुम्हें पाकिस्तान में बसा दिया जाएगा। अफजल गुरु इस काम के लिए राजी हो जाता है। गाजी बाबा दिल्ली में कुल 5 आतंकवादी भेजने वाला था, जिनमें से एक था मोहम्मद, जो उनकी पूरी टीम को लीड करने वाला था। मोहम्मद को सबसे पहले दिल्ली भेजा जाना था, इसके लिए गाजी ने अफजल को सबसे पहले मोहम्मद से मिलवाया। मोहम्मद से मिलने के बाद अफजल अपने चचेरे भाई शौकत को फ़ोन करता है, जिसके साथ वो पहले दिल्ली में रहा करता था, और उससे मोहम्मद के लिए एक कमरे का इंतज़ाम करने को कहता है। सनद रहे, इस समय तक भी उसने शौकत को कुछ नहीं बताया था। उस समय शौकत दिल्ली में फलों का काम करता था और उसने संधू नाम की लड़की से शादी भी कर ली थी। शादी के बाद लड़की ने अपना नाम बदलकर अफजान गुरु रख लिया था। इस समय शौकत और उसकी पत्नी मुखर्जी नगर में मकान नंबर 1021 की पहली मंजिल पर रहते थे। शौकत ने मुखर्जी नगर में अपने घर के पास क्रिश्चियन कॉलोनी में बॉयज हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे का इंतजाम कर दिया। 4 और लोग दिल्ली पहुंचने वाले थे, इसलिए उन्हें एक और कमरे की जरूरत थी। शौकत ने मुखर्जी नगर के पास गांधी विहार में एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक और कमरे का इंतजाम कर दिया। अब नवंबर 2001 को सारी व्यवस्था हो जाने के बाद अफजल गुरु मोहम्मद के साथ दिल्ली के लिए रवाना होता है और जब मोहम्मद अफजल के साथ जा रहा होता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता। उसके पास सिर्फ एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप और 50,000 रुपए होते हैं। अफजल और मोहम्मद दिल्ली पहुंचने के बाद शौकत के घर जाते हैं, जहां ये तीनों मिलते हैं और अफजल शौकत को सब कुछ बताता है कि 5 लोग इस तरह से आने वाले हैं और वो इस तरह से हमला करने वाले हैं, और अब शौकत भी इस योजना में शामिल हो जाता है।
टीम लीडर मोहम्मद दिल्ली पहुंचने के बाद एक अननोन सोर्स के जरिए 20 लाख रुपए मंगवाता है। ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है कि दिल्ली में वो कौन था जो इनकी मदद कर रहा था। मोहम्मद इन 20 लाख में से 5 लाख रुपए अफजल को भेज देता है और कहता है, तुम लड़कों को लाने के लिए कश्मीर वापस जाओगे, ये रुपए तारिक तक पहुंचाओगे। अफजल ठीक वैसा ही करता है जैसे उसे बताया जाता है। वह कश्मीर पहुंचता है, तारिक को 5 लाख रुपए देता है और इसके बदले तारिक उसे 2 लोगों से मिलवाता है। तारिक जिन 2 लोगों से अफजल को मिलवाता है उनमें से एक का नाम राजा और दूसरे का नाम हैदर था। अब दिसंबर के पहले हफ्ते में वह फिर से कश्मीर जाता है और बचे हुए 2 आतंकियों राणा और हमजा को लेकर आता है। ये दोनों दिल्ली रवाना होते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं, एक बड़े बैग के साथ। AK-47 राइफल, पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड लॉन्चर, ग्रेनेड, डेटोनेटर, रेडियो एक्टिवेटेड डिवाइस और 2 वायरलेस सेट लेकर आते हैं। 5 आतंकवादी मोहम्मद, राजा, हैदर, राणा और हमजा दिल्ली पहुंच चुके थे और अब संसद पर हमले के लिए समय बहुत कम बचा था। 5 दिसंबर को सभी शौकत के घर पर एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में अफजल गुरु, सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, शौकत और शौकत की पत्नी अफसान गुरु भी मौजूद थी। अफसान गुरु भी इस बारे में सब जानती थी। इस मीटिंग में तय हुआ कि दिल्ली के बड़े बड़े स्पॉट्स जैसे एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, पार्लियामेंट, UK US एम्बेसीज, इन सब पर लोग अलग अलग जाएंगे और रेकी करेंगे। अब कहानी अपने आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ रही होती है। सबसे पहले शौकत अपनी यामाहा मोटरसाइकिल से चाणक्यपुरी जाता है, जहां US और UK की एम्बेसीज हैं। जब शौकत यहां से वापस आता है तो ये लोग तय करते हैं कि 8 दिसंबर को वे संसद में किसी को नहीं भेजेंगे, बल्कि वे सभी एक साथ संसद जाएंगे और उसकी रेकी करेंगे। इसके लिए उन्हें एक और बाइक की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने गुप्ता ऑटो डीलर से 20,000 रुपये में एक और काले रंग की यामाहा खरीद ली थी। दोनों बाइकों से संसद जाते हैं और रेकी करना शुरू कर देते हैं। संसद के पूरे चार्ट की जानकारी हासिल करने लगते हैं, जैसे गेट कहाँ है, किस गेट नंबर से कौन बाहर निकलता है, किस गेट नंबर से आसानी से अंदर जा सकता है। ये सारी जानकारी जुटाने के बाद वे सब शौकत के घर एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं और सैटेलाइट के जरिए ये सारी जानकारी गाजी बाबा तक पहुंचा देते हैं। गाजी बाबा तय करता है कि वे 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पर हमला करेंगे और वहां मौजूद सभी राजनेताओं को बंधक बना लेंगे। गाजी बाबा से आदेश मिलने के बाद सभी अगले दिन से ही हमले की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर, अमोनियम पाउडर और सल्फर का इंतजाम करते हैं ताकि वे इन रसायनों का इस्तेमाल बम बनाने के लिए कर सकें। ये सब सामान अफजल खरीद कर लाता है। 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 15 किलो सिल्वर पाउडर और 5 किलो सल्फर और एक स्टील का ड्रम, और इस तरह धमाकों की साजिश शुरू की जाती है। सामान खरीदने के बाद इनको एहसास होता है कि कमरा इस काम के लिए ज़रा छोटा है और उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत है। इसलिए 9 दिसंबर 2001 को मुखर्जी नगर के इंदिरा विहार में एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक घर किराए पर लिया जाता है। हमले के लिए 4 दिन बचे थे। ज़रूरत एक सफ़ेद एम्बेसडर कार की थी। किसी तरह 11 दिसंबर 2001 को एक पुरानी सफ़ेद एम्बेसडर कार 1,80,000 रुपयों में मिल जाती है। इस कार का नंबर था DL3CJ1527। इस कार को खरीदने के बाद सबसे पहले उन्होंने इस पर शैडो फिल्म लगाई ताकि अंदर का कुछ भी दिखाई ना दे, और फिर इसके गाड़ी पर एक लाल सायरन लगाया और साथ में गृह मंत्रालय का स्टिकर भी। 8 नकली ID कार्ड का इंतजाम किया गया जिन पर फोटो को छोड़कर इनका नाम, पता, संस्थान सब फर्जी था। लेकिन एक बात कॉमन थी, सभी ID कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। 12 दिसंबर बीत चुका था, रात हो चुकी थी और हमले के लिए चंद घंटे बचे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ गाड़ी में रख दिया गया था। तभी टीम लीडर मोहम्मद अफजल को अपना लैपटॉप देता है और उसे गाजी बाबा को वापस करने के लिए कहता है। अफजल को उसके 10 लाख रुपए भी दे दिए जाते हैं, जो अफजल, शौकत और गिलानी तीनों आपस में बांट लेते हैं। और अगले दिन हमले का दिन आ पहुंचा था, यानी 13 दिसंबर 2001। सुबह 10 बजे 5 आतंकवादी संसद पर हमला करने निकल पड़ते हैं। 10:40 हो चुके थे। 5 आतंकवादी संसद को बेहद करीब से देख रहे थे। लीडर मोहम्मद अफजल गुरु को फ़ोन करता है और कहता है कि टीवी देखकर बताओ कि संसद में VIP कौन कौन मौजूद हैं। लेकिन बिजली अचानक कट जाने से अफजल ये डिटेल नहीं दे पाता। शौकत, अफजल और गिलानी तीनों अपना काम पूरा कर चुके थे, इसलिए शौकत और अफजल तुरंत कश्मीर जाने का फैसला करते हैं और गिलानी दिल्ली में ही रुक जाता है। गिलानी अफजल और शौकत से कहता है कि उसके हिस्से के 2 लाख रुपए उसके परिवार को दे दिए जाएं।
अफजल और शौकत श्रीनगर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 5 आतंकवादी एक एम्बेसडर में संसद के और करीब पहुंच चुके थे। अब लगभग 11 बज चुके थे और संसद का सत्र शुरू हो चुका था। अब थोड़ा सा आप पुरानी संसद के बारे में समझ लीजिए। पुरानी भारतीय संसद भवन में 1 से 12 तक 12 लकड़ी के गेट थे, जिनमें से गेट नंबर 11 केवल उपराष्ट्रपति की एंट्री एग्जिट के लिए होता था और बाकी के राजनेता बाकी गेट से एंट्री और एग्जिट करते थे। संसद भवन चारों तरफ से एक गोलाकार सड़क से घिरा हुआ था, इसलिए इस सड़क तक पहुंचने के लिए भी 7 लोहे के गेट गोल आकार की बैरिकेडिंग के रूप में लगाए गए थे। जब भी कोई गाड़ी यहां से आती थी उसका आईडी चेक होना जरूरी होता था, तभी आप इस गोला रोड पर आ सकते थे। इस रोड पर आना मतलब आप संसद परिसर में आ चुके हैं और आतंकवादी दस्तक दे चुके थे। 2001 के दौरान पुराने संसद भवन में 3 लेयर की सुरक्षा हुआ करती थी, जिसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस संभालती थी। जैसे ही 11 बजे संसद सत्र शुरू होता है, विपक्ष कारगिल युद्ध के शहीदों के ताबूत खरीदने में किए गए भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी नेताओं के इस्तीफे की मांग करता है, जिससे संसद में काफी हंगामा होने लगता है। और जब हंगामा बढ़ जाता है तो स्पीकर 11:20 पर 40 मिनट के लिए पूरा सत्र रोक देते हैं और कहते हैं अब सत्र 12 बजे फिर से शुरू होगा। सोनिया गांधी अपने सरकारी बंगले के लिए रवाना हो जाती हैं, लेकिन बाकी 200 बड़े नेता जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, प्रमोद महाजन अब भी संसद के अंदर थे। वक्त था घड़ी में 11:30 बजे का। आतंकवादियों की सफेद एम्बेसडर कार लोहे के गेट नंबर 2 पर पहुंचती है। चूंकि उस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था, इसलिए उसे एंट्री मिल जाती है और अंदर घुसने के बाद वे गेट नंबर 12 की तरफ जाने लगते हैं। उनकी योजना थी इस कार को कहीं चुपचाप पार्क करके ब्लास्ट कर दिया जाए, जिससे तीनों लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की नजर कार पर हो और वे संसद में घुसकर सभी नेताओं को बंधक बना लें। अब जैसे ही आतंकवादी लोहे के गेट से घुसते हैं तो जल्दबाजी और हड़बड़ी में अपनी एम्बेसडर कार को सामान्य से ज्यादा तेज चलाने लगते हैं, जिसके कारण वॉच एंड वार्ड के कर्मचारी जेपी यादव को थोड़ा शक होता है कि यह कार तेज गति से क्यों चलाई जा रही है। जेपी यादव कार को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर आतंकवादी कार की स्पीड और अधिक बढ़ा देते हैं। यहां से जेपी यादव का शक यकीन में बदलने लगता है कि पार्लियामेंट इज अंडर अटैक। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति कृष्णकांत गेट नंबर 11 से निकलने वाले थे, इसलिए उनका काफिला गेट नंबर 11 पर इंतजार कर रहा था। उपराष्ट्रपति कुछ देर के लिए बाहर निकले, लेकिन कुछ काम की वजह से वापस अंदर चले गए और उनका काफिला गेट नंबर 11 के बाहर अब भी इंतजार कर रहा था। तभी जल्दबाजी में भागते हुए आतंकवादियों की कार इनके काफिले से टकरा जाती है। इस टक्कर की वजह से एक अच्छी बात यह होती है कि आतंकवादियों की कार में जो एलईडी बॉम्ब था उसका डेटोनेटर वायर ढीला हो जाता है और उनका बॉम्ब काम करना बंद कर देता है। जैसे ही ये टक्कर होती है, उपराष्ट्रपति का ड्राइवर शेखर और दिल्ली पुलिस के एसआई जीत राम गाड़ी चला रहे आतंकवादी का कॉलर पकड़ लेते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। एम्बेसडर कार के सभी गेट खुल जाते हैं और 5 आतंकवादी बाहर निकलकर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। एएसआई जीत राम शहीद हो जाते हैं। देशराज नाम का एक माली जो पास में पेड़ काट रहा था, उन्हें भी गोली लगती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही जेपी यादव जो उनका पीछा कर रहे थे ये सब देखते हैं तो वो चेतावनी अलार्म चालू कर देते हैं। संसद के सभी गेट और खिड़कियां बंद हो जाते हैं। 5 आतंकवादी जेपी यादव पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और वो भी शहीद हो जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर हमला शुरू हो चुका था। आतंकवादी गेट नंबर 11 जो बंद हो चुका था उसे ग्रेनेड से उड़ाने की कोशिश करते हैं। जब ये गेट नहीं खुलता तो फायरिंग करते हुए गेट नंबर 1 की तरफ भागने लगते हैं और जैसे ही वो गेट नंबर 1 पर पहुंचते हैं तो सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल वाईबी थापा और कांस्टेबल सुखविंदर सिंह आतंकवादी मोहम्मद को गोली मार देते हैं, जो इन आतंकवादियों का हेड था। मोहम्मद कमर में विस्फोटक बेल्ट पहने हुए था, जो गेट नंबर 1 पर एक बड़े विस्फोट का कारण बनती है। गेट नंबर 1 पर विस्फोट होते ही सीआईएसएफ की ब्रावो कंपनी के कांस्टेबल कमलेश कुमारी विस्फोट की आवाज सुनकर बिना किसी हथियार के हाथ में वायरलेस सेट लेकर गेट नंबर 1 की तरफ भागने लगती हैं और आतंकवादियों की गोली से शहीद हो जाती हैं। बाकी बचे 4 आतंकवादी गेट नंबर 5 की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में जब ये गेट नंबर 9 के सामने से गुजर रहे होते हैं तो इस गेट पर मौजूद सीआईएसएफ के कांस्टेबल संतोष सिंह ने इनमें से 3 यानी हमजा, राजा और राणा को मौत के घाट उतार देते हैं।
अब सिर्फ एक हैदर बचता था, जो पाकिस्तान के नारे लगाते हुए और ग्रेनेड गिराते हुए गेट नंबर 5 की तरफ भाग रहा था। थोड़ी देर भागने के बाद जब उसे सारे गेट बंद दिखते हैं तो पास में लटकी हुई दूरदर्शन केबल के सहारे पहली मंजिल पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। तभी सीआरपीएफ के जवान श्यामवीर सिंह द्वारा हैदर को भी एक ही झटके में खत्म कर दिया जाता है। पांचों आतंकी ढेर हो चुके थे। माहौल खामोश लग रहा था, लेकिन ये शांति चुभ रही थी। 1 से 1.5 घंटे बाद भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में नेताओं को संसद से बाहर निकाला जाता है। उधर इस हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु, उसका चचेरा भाई शौकत और सैयद अब्दुल रहमान गिलानी अभी भी आज़ाद घूम रहे थे। इन पांचों आतंकियों के मारे जाने के साथ ही अफजल, शौकत और गिलानी के खिलाफ गवाही खत्म हो चुके थे। दिल्ली पुलिस को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि इन आतंकियों को दिल्ली कौन लाया, किसने इन्हें यहाँ शरण दी। मतलब कि दिल्ली पुलिस के पास अफजल, शौकत और गिलानी की इस हमले में संलिप्तता पर कोई सबूत था ही नहीं। फिर भी अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी हुई। आखिर कैसे इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कैसे इनके खिलाफ सबूत जुटाए गए, अगले पार्ट में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।